हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज द 8th वीडियो ऑफ आवर जीएफआर 2017 सीरीज। आज हम लोग चैप्टर 2 के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिलेशन टू डिफाल्केशन एंड लॉसेस। ये जो डिफाल्केशन एंड लॉसेस है वो रूल 33 ऑफ जीएफआर में मेंशन्ड है। रूल 33 में टोटल 7 पारा है और ये जो क्वेश्चंस है उन सब पारा के ऊपर ही आधारित है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि एनी लॉस और शॉर्टेज ऑफ पब्लिक मनी, डिपार्टमेंटल रेवेन्यू और रिसीप्ट्स, स्टैम्प्स, ओपीएम स्टोर और other property shall be immediately reported to the next higher authority as well as to the statutory audit officer and to the concerned principal accounts officer। हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट अधिकारी है उनके ऊपर गवर्नमेंट कुछ पैसा का देखरेख करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। सेम मैनर में बहुत सारे स्टोर्स है जिसका देखरेख करने का भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफिशियल का होता है। इन केस कोई भी रीजन से वो जो गवर्नमेंट का जो पैसा है उसका डिफाल्केशन मतलब मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है या फिर जो स्टोर्स है उसका कुछ लॉस हो रहा है, तो वो डिफाल्केशन एंड लॉसेस को नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना जरूरी है। और इन एडिशन टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, जो स्टेचुटरी ऑडिट ऑफिसर है और जो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर है, इन दोनों को भी वो लॉस और डिफाल्केशन के बारे में हमें इंटीमेट करना पड़ेगा। और सपोज करिए कि आपको पता चला कि गवर्नमेंट मनी या फिर रेवेन्यू का डिफाल्केशन हुआ है या फिर स्टोर का लॉस हुआ है, और जो इंडिविजुअल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो बोल रहा है कि ठीक है, ये जो लॉस हुआ है मैं उसका भरपाई कर देता हूँ, इसको रिपोर्ट मत करिए। ऐसा नहीं होता है। वो जब भी लॉस रिपोर्ट होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसको अगर जो रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल उसको मेक गुड कर देता है, भरपाई कर देता है, तब भी वो लॉस और डिफाल्केशन को हमें रिपोर्ट करना है। ऑप्शन बी बोल रहा है दिस इज टू बी डन इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉज ऑफ लॉस एंड मैनर ऑफ डिटेक्शन। ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि वो जो लॉस का रीजन कुछ भी हो सकता है और उसको मतलब कैसे पकड़ा गया वो मायने नहीं रखता है। लॉस हुआ है, डिफाल्केशन हुआ है, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस इरेगुलरिटी शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न एंड द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर वो लॉस और डिफाल्केशन का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो उस केस में इसको जो फाइनेंशियल एडवाइजर है और या फिर चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ अब द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न मतलब कौन होता है? चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी हमेशा जो सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ और डिपार्टमेंट का, उसको चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी बोल रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है लॉस और डिफाल्केशन का, तो जो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। इन एडिशन टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनको भी इंटीमेट करना पड़ेगा। क्लियर है इसका? इस क्वेश्चन में तीन बात बताए है। पहली बात है तो कोई भी लॉस और डिफाल्केशन डिटेक्ट हो रहा है तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को बताया जाएगा, स्टेचुटरी ऑडिट अफसर को बताया जाएगा, और फिर जो प्रिंसिपल अकाउंट अफसर है उसको बताया जाएगा। भले ही वो लॉस को भरपाई कर दिया जाए, लेकिन वो लॉस एंड डिफाल्केशन को रिपोर्ट करना जरूरी है। और वो अब फिर पढ़ेंगे हम लोग वो जो लॉस का रीजन कुछ भी हो सकता है और लॉस का जो डिटेक्शन का मैनर कुछ भी हो सकता है, बट वो लॉस को रिपोर्ट करना जरूरी है। थर्ड में बोल रहा है कि अगर जो लॉस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो उस लॉस को फाइनेंशियल एडवाइजर को रिपोर्ट करना, इंटीमेट करना पड़ेगा। फिर चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न उसको बताना पड़ेगा, एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको बताना पड़ेगा। आई होप दिस थ्री ऑप्शन आर क्लियर टू यू। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉसेस नीड नॉट बी रिपोर्टेड। पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े कि लॉस को रिपोर्ट करना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लॉस है जिसको रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए है केसेस इन्वॉल्विंग मिस्टेक इन असेसमेंट व्हिच आर डिस्कवर्ड टू लेट टू परमिट ए सप्लीमेंट्री क्लेम बीइंग मेड। ओके, जैसे
कोई हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई यूजर फी कलेक्ट कर रहे हैं, कोई फाइन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको तो पहले असेस किया जाता है, उसके बाद कलेक्ट किया जाता है। सपोज करिए कि असेसमेंट करते वक्त कोई गलती हो गया, हमें 100 रुपया कलेक्ट करना था, उसके जगह हमने 80 रुपया कलेक्ट कर दिया। और ये जो मिस्टेक है वो बहुत देर के बाद उसको मतलब डिस्कवर हो रहा है। सपोज आज जो रिकवरी हमने किया है और मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड में पता चल रहा है कि नहीं ये तो मिस्टेक हो गया असेसमेंट में, तो उस केस में क्या है, रिकवरी करना जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी बोल रहे हैं अंडर assessment which are due to interpretation of law by the local authority being overruled by higher authority after the expiry of the time limit prescribed under the law। अंडर असेसमेंट क्या होता है? पहला तो जो है कि जो मिस्टेक इन असेसमेंट हो गया, असेसमेंट में गलती हो सकती है। अंडर असेसमेंट क्या है? अंडर असेसमेंट ड्यू टू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इसका मतलब है कि देखिए कोई भी लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन दो आदमी रहेंगे तो दो तरह से करेंगे। सपोज करिए एक रूल है और जो लोकल अथॉरिटी है उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, और जो असेसमेंट किया, रेवेन्यू का असेसमेंट किया, वो अंडर असेसमेंट किया। मतलब जहाँ पे 5,000 रुपया कलेक्शन करना था, उन लोगों ने असेसमेंट किया कि नहीं 4,000 रुपया ही कलेक्ट होगा। और ये चीज जो है बाद में हायर अथॉरिटी ओवर रूल कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप जो असेसमेंट किए हैं वो गलत है, आपको 5,000 रुपया कलेक्ट करना चाहिए। उस केस में क्या होता है कि अगर वो असेसमेंट का एक पीरियड रहता है, वो पीरियड अगर एक्सपायर कर गया तो फिर हमें लॉस को रिपोर्ट नहीं करना है। ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है रिफंड अलाउड ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेम्स वर टाइम बार्ड। रिफंड अलाउड ऑन द ग्राउंड दैट इट क्लेम्स वर टाइम बार्ड, मतलब कुछ रिफंड है जो अलाउ कर दिया गया है ऑन द ग्राउंड दैट की क्लेम्स वर टाइम बार्ड। अगर टाइम बार्ड रिफंड कुछ हुआ है तो उसको भी रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी बोल रहे हैं पेटी लॉसेस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10,000। अच्छा, कोई भी लॉस है जिसका वैल्यू 10,000 से लेस है उसको भी रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का समरी ये है कि अगर असेसमेंट में कोई मिस्टेक है और बहुत टाइम हो गया है तो फिर वो लॉस को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर अंडर असेसमेंट हुआ है और बाय द लोकल अथॉरिटी ड्यू टू मी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो और बाद में हायर अथॉरिटी को पता चल रहा है और एक सफिशिएंट टाइम पीरियड चला गया है, तो उसमें भी उस केस में भी रिकवरी नहीं होगा। थर्ड होती है टाइम बार जो क्लेम है उसका भी रिफंड नहीं होगा। और फोर्थ है कोई भी लॉस है जो 10,000 से कम अमाउंट का है उसका भी रिफंड नहीं होगा। होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी ऑल आर करेक्ट हुआ एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रिपोर्ट ऑफ लॉस। ये बोल रहे कि जो लॉस है उसको जो रिपोर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ये बोले एन इनिशियल रिपोर्ट, ऑप्शन ए है इनिशियल रिपोर्ट शुड बी मेड एज सुन एज ए सस्पिशन अराइजेस दैट a loss has taken place। अच्छा, जो लॉस डिटेक्ट होगा उसका रिपोर्टिंग टू स्टेज में होता है। पहला स्टेज में एक इनिशियल रिपोर्ट जाता है जो कि जब भी डाउट हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है तो एक इनिशियल रिपोर्ट हमें भेजना पड़ता है। किसको भेजना पड़ता है? जो हमने पढ़ा, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को और स्टेचुटरी ऑडिट अफसर को, प्रिंसिपल अकाउंट अफसर को। और अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो फिर जो फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, ये तीनों को भेजना पड़ता है। तो पहले तो इनिशियल रिपोर्ट भेजा जाएगा, उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है द फाइनल रिपोर्ट शुड बी सेंट टू द अथॉरिटीज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इंडिकेटिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस, एरर्स or neglect of rule by which the loss has been caused and the prospect of recovery। तो इनिशियल रिपोर्ट भेज दिया गया जब भी हमें डाउट हुआ कि नहीं एक लॉस हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो हम इनिशियल रिपोर्ट भेज दिए ऑल कंसर्न अथॉरिटी, जिसके बारे में हमने सेक्शन 33(1) में पढ़े हैं। उसके बाद क्या है कि एक फाइनल रिपोर्ट जाएगा। फाइनल रिपोर्ट कब जाएगा? जब पूरा थरोली इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा और
उसमें नेचर ऑफ लॉस, कितना लॉस हुआ है वो पता चलेगा। एरर और नेग्लेक्ट बाय रूल बाय व्हिच द लॉस हैज बीन कॉज्ड, मतलब कौन सा रूल में एरर है, और या फिर कौन सा रूल को नेग्लेक्ट किया गया है जिसकी वजह से लॉस हुआ है। और प्रोस्पेक्टिव रिकवरी, मतलब वो जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो सकता है कि नहीं, ये हमें जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें भेजना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि लॉस का रिपोर्ट टू स्टेज में होता है। पहले एक इनिशियल रिपोर्ट जाता है, एज सुन एज हम डिस्कवर करते हैं कि कोई लॉस हुआ है। फिर एक फाइनल रिपोर्ट जाता है, फाइनल रिपोर्ट में हमें पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके कितना लॉस हुआ है, और नेचर ऑफ लॉस, कितना लॉस हुआ है, फिर जो है कौन सा रूल को नेग्लेक्ट किया गया है, और अ, वो जो लॉस हुआ है उसको हम रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, ये मेंशन करके फाइनल रिपोर्ट भेजा जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है द रिपोर्ट शैल रीच थ्रू प्रोपोर्शनल टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हु शैल फाइनली डिस्पोज ऑफ द सेम अंडर द पावर डेलीगेटेड टू हिम अंडर DFPR. The report which he cannot finally dispose of under the delegated power shall be submitted to finance ministry. अभी क्या है, लॉस हो गया, लॉस होने के बाद हमने रिपोर्ट कर दिया। करने का प्रोसीजर था कि हम इनिशियल रिपोर्ट भेजेंगे, फिर फाइनल रिपोर्ट भेजेंगे। अब जब वो जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर चैनल में किसके पास जाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएगा। सपोज करिए लॉस हुआ है 25,000 का, और हमने रिपोर्ट बना के उसको भेज दिया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल के हिसाब से ऑथोराइज्ड है कि वो 25,000 का जो लॉस है उसको राइट अप कर सकता है। अगर विद इन उसका पावर है, एज पर DFPR, डिपार्टमेंट जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो लॉस को राइट अप करेगा। अगर उसका उसका कैपेसिटी नहीं है वो लॉस को राइट अप करने का, लॉस का अमाउंट बहुत बड़ा है, तो वो क्या करेगा, उसको सबमिट करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। लॉस राइट अप कौन करेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। किस रूल पे बेस बेस करके करेगा, DFPR। और अगर उसके कैपेसिटी में नहीं है वो लॉस को राइट अप करने के लिए, तो उसको भेजेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर ऑल आर करेक्ट होगा, तो डी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए बोल रहा है एन अमाउंट लॉस्ट थ्रू मिस अप्रोप्रिएशन, डिफाल्केशन, एम्बेजलमेंट एटसेट्रा मे बी redrawn on a simple receipt pending investigation, recovery or write off। जो अमाउंट लॉस हो गया, अभी कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ रेवेन्यू लॉस हो गया, तो उसका कैसे लॉस हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन से हो सकता है, डिफाल्केशन में से हो सकता है, एम्बेजलमेंट से हो सकता है। तो उसका जो भी अमाउंट लॉस हुआ है उसको क्या किया जाएगा कि रीड्रॉन किया जाएगा ऑन ए सिंपल रिसिप्ट। रीड्रॉन करने का मतलब है, अगर 10,000 रुपया आपका 10,000 से नीचे वाला तो हमें रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और 10,000 सपोज करिए 10,000 रुपया लॉस हो गया, तो उस अमाउंट को ना एक सिंपल रिसिप्ट पे रीड रन किया जाएगा टू बैलेंस दी अकाउंट, जब तक कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, रिकवरी और राइट ऑफ नहीं हुआ है। राइट अप कब होगा, राइट अप जब वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के कैपेसिटी में वो रहेगा तो वो राइट अप हो जाएगा। और रिकवरी कब होगा, अगर वो इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसके वजह से लॉस हुआ है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो वो पैसा देगा और रिकवरी होगा। और इन्वेस्टिगेशन तो हमें करके 2 स्टेज में रिपोर्ट भेजना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी में चलते हैं। इन केस ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट ड्यू टू culpability of government servant, the loss should be borne by the central government department or state government department concerned. Similarly, if any recovery is made from the erring government official, in case the receipt will be credited to the central government department or state government who sustained the loss. Okay. ऑप्शन ऑप्शन ए में हम पढ़ा कि उसको एक सिंपल रिसिप्ट पे रीड रन करके, वो जो लॉस को रीड रन करके अकाउंट को बैलेंस कर दिया जाएगा, जब तक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रहा है, रिकवरी नहीं हो रहा है, या फिर राइट अप नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो लॉस है वो किसके अकाउंट से डेबिट होगा, ये क्या होगा, कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में लॉस हुआ है, जो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट की गलती से जिस डिपार्टमेंट से लॉस हुआ है उस डिपार्टमेंट से वो उसको डेबिट किया जाएगा। ठीक है।
मतलब वो जो डिपार्टमेंट है वो लॉस को बॉर्न करेगा। उसके बाद आ गया, अगर वो जो लॉस है वो कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिकवरी किया जाता है, तो वो पैसा किसको मिलेगा? वो पैसा भी मिलेगा उस कंसर्न डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। होप ये क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की गलती से कुछ रिकवरी और कुछ लॉस हो गया है, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट ही वो लॉस को बॉर्न करेगा। और अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट से कुछ रिकवरी हो रहा है तो वो पैसा उसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्रेडिट होगा। सिंपल। अभी चलते हैं ऑप्शन सी में। ऑल लॉसेस इन्वॉल्विंग लॉस और गवर्नमेंट मनी arising from erroneous or irregular issue of check or irregular accounting of receipt will be reported to the Controller General of Accounts along with the circumstances leading to the loss so that he can take steps to remedy defects in rules or procedure if any। ये इम्पोर्टेंट है। जो भी मतलब लॉस हुआ, गवर्नमेंट मनी का लॉस हुआ है, किससे? एरनियस और इरेगुलर इशू ऑफ चेक, गलती से या फिर इरेगुलर इशू ऑफ चेक से या फिर इरेगुलर अकाउंटिंग और ऑफ रिसिप्ट। मतलब अकाउंटिंग का इरेगुलरिटी है या फिर चेक इशू का इरेगुलरिटी के वजह से अगर कोई भी लॉस होता है गवर्नमेंट मनी का, तो उसको किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स विथ फुल डिटेल्स। क्यों? क्योंकि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वो रेस्पॉन्सिबल है अकाउंटिंग प्रोसीजर को सेट करने के लिए। अकाउंटिंग प्रोसीजर में अगर कोई कमी है और हमने उसको फाइंड आउट किया कि इस कमी के वजह से गवर्नमेंट को पैसा लॉस हो रहा है, तो उसको रेक्टिफाई करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का है। इसीलिए अगर इरेगुलर अकाउंटिंग और रिसिप्ट और फिर इरेगुलर इशू ऑफ चेक का कोई केस है जिससे गवर्नमेंट का पैसा लॉस हो रहा है, वो सब केस को हमें जनरल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो जो सिस्टम में जो कमी है, अकाउंटिंग प्रोसीजर में जो कमी है, उसको उसके बेस पे रेक्टिफाई करेगा। होप इतना क्लियर है। तो इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का भी आंसर डी है, ऑल आर करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया। होप आप लोगों को क्लियर है। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए गुड बाय, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।